विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भारत का भूगोल इस पत्र के अंतर्गत आज हम भारत की जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जान लें कि कौन कौन से वे कारक हैं जिनसे हमारे देश की जलवायु प्रभावित होती है। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा इसका क्षेत्रफल है, तो लाजमी है कि बहुत सारे कारक अपना प्रभाव इसकी जलवायु पर डालें। सबसे पहले मोटे तौर पर जिस चीज़ का प्रभाव जलवायु के ऊपर पड़ता है वह है अक्षांश। अब अक्षांश से हमारे यहाँ पर तात्पर्य हम ले रहे हैं वो है कि कर्क रेखा। विद्यार्थियों, आप जानते हैं कर्क रेखा किसे कहते हैं? ये वो काल्पनिक रेखा है अक्षांश के रूप में 23.5 डिग्री उत्तर इसे कहा जाता है, और ये हमारे देश के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, लगभग मध्य से। और कर्क रेखा के उत्तरी हिस्से में भारत के महान मैदान स्थित हैं, और दक्षिण में देखें तो पठारी क्षेत्र यानी दक्कन का पठार है। महान मैदान 32 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर इस अक्षांश के माना जाता है कि यहाँ तक सरल रूप से इसका विस्तार है। यहाँ पर तेज़ गर्मी और माना जाए कि तेज़ सर्दी, दोनों एक्सट्रीम जैसे कहते हैं, इस प्रकार का यहाँ पर जलवायु व्याप्त मानी जाती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है जो अपना प्रभाव डालता है वो है मानसूनी पवनें। ये मानसूनी पवनें भारतीय उपमहाद्वीप और हिंद महासागर इसके मध्य में इनका आना जाना लगा रहता है। और ये किस दिशा से आती हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्मी के मौसम में, यानी कि मार्च के मध्य से लेकर के सितंबर माह के मध्य तक, और उत्तर पूर्व दिशा जो कि सर्दी के टाइम में उत्तर पूर्व दिशा से लौटती हुई है मानसून, ये मध्य सितंबर से लेकर के मध्य मार्च तक। ये बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत बड़ा कारक है जो कि हमारे देश में वर्षा, आर्द्रता और बहुत हद तक तापमानों को भी नियंत्रित करता है। अब देखिए कौन कौन से, क्योंकि मानसून बहुत बड़ा सिस्टम है और हम इसको बहुत छोटे बिंदु के रूप में नहीं जान सकते। इसमें पहले हम देखेंगे कि मानसून की जो पवनें हैं उसके बारे में काफ़ी अध्ययन विद्वानों के द्वारा किया गया है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के दिनों में तेज़ तापमान और तेज़ गर्मी पड़ती है संपूर्ण भारतवर्ष में,
इसके चलते यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। अब निम्न दाब के क्षेत्र में से अधिक दाब के क्षेत्र से पवनें बहना शुरू करेंगी। हमारे बिल्कुल समीप में हिंद महासागर के होने पर ये देखा जाता है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में अपेक्षाकृत उच्च वायुमंडलीय दाब पाया जाता है। अब जितना ज़्यादा इन दोनों उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के बीच में अंतर होगा, उतनी तेज़ गति से, उतनी तेज़ इंटेंसिटी के साथ ये पवनें बहती हुई हमारे देश में प्रवेश करेंगी। सर्दी के दिनों में सारी स्थिति उलट जाती है और पवनें लौटता हुआ मानसून उसको कहते हैं। इसीलिए सितंबर के मध्य से, जैसे अब ये मौसम चल रहा है हमारा, सितंबर मध्य लगभग आ गया है, तो इस समय ये लौटता हुआ मानसून कहलाएगा। तो इसका वर्षा के रूप में हम कहीं इसको रूप में देख नहीं पाते हैं, छोड़ करके कि सर्दी के महीने जैसे आएंगे, जैसे नवंबर दिसंबर में, तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में, यानी तमिलनाडु के जो पूर्वी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, वहाँ पर भारी वर्षा इसके चलते होती है। अन्य क्षेत्रों में इसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो कारक है वो है उच्चावच। हमारे देश में उच्चावच और ख़ास तौर से हिमालय, सह्याद्री, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये वर्षा के वितरण को प्रभावित करती हैं, तापमान के वितरण को भी प्रभावित कर देती हैं। हिमालय बहुत ज़्यादा ठंडी और शुष्क ध्रुवीय हवाओं को दक्षिण आने से रोकता है। ख़ासतौर से सर्दी के महीने में, जब यहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, उस समय यदि कल्पना करें विद्यार्थी हो कि यदि उत्तर की ध्रुवीय ठंडी हवाएं और यहाँ पर आ जाएं, तो हम सब के लिए जीवन बहुत ही कठिन हो सकता है। लेकिन हिमालय जो हमारा रक्षक है, हमारा प्रहरी है, वह इन ठंडी हवाओं को वहीं रोक देता है और दक्षिण की ओर नहीं आने देता। अब मौसम के बारे में जानें। भारत में कौन कौन से मौसम मिलते हैं? मोटे तौर पर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 मौसम हम लोग समझते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे। गर्म और शुष्क, यानी गर्मी के मौसम की बात हो रही है। ये गर्म और शुष्क जो मौसम है, इस समय में बिल्कुल लगभग लंबवत सूर्य की किरणें उत्तर भारत में प्रभावित कर रही होती हैं। इसके चलते उच्च तापमान देखे जाते हैं। सतपुड़ा की जो श्रेणी है, वो अगर हम औसत के रूप में देखें तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस अप्रैल के महीने में सतपुड़ा की श्रेणी में आसानी से देखा जा सकता है। पूरे देश को देखें तो औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा ही होता है। ये मई के महीने की बातें हम कर रहे हैं। और अगर मध्य भारत की बात की जाए, वहाँ कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी हो जाता है। और अगर एक्सट्रीम के रूप में देखें मई और जून में, तो 47 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा तापमान यहाँ पर पाया जाना बहुत आम बात है। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भागों में जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी के महीने होते, और मई का अंत होते होते जो हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वहाँ तापमान कुछ घटने लग जाता है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जो इलाके हैं,
वहाँ पर ज़रूर निम्न तापमान पाए जाते हैं। जैसे श्रीनगर को देखें, जो लगभग 1893 मीटर औसत समुद्र तल से ऊंचा है, वहाँ पर 24.4 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है। शिलोंग जो कि 1961 मीटर औसत समुद्र तल से ऊंचा है, वहाँ पर 21.1 डिग्री सेल्सियस का तापमान है जुलाई का, जो यहाँ का सबसे ज़्यादा गर्म मास माना जाता है। फिर देखें जी, बेंगलोर जो 916 मीटर औसत समुद्र तल से ऊंचा है, वहाँ पर 27.1 डिग्री सेल्सियस ये अप्रैल का तापमान वहाँ पर है। और ये जो महीना है वो प्रायद्वीपीय हिस्से के लिए सबसे ज़्यादा गर्म महीना है, अप्रैल का महीना। शुरुआती बारिश होने के कारण से जो पश्चिमी तट है, कर्नाटक का पठार है, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, यहाँ पर थोड़ा सा तापमान यदा कदा नीचे भी आ जाता है। अब इस गर्म और शुष्क मौसम की पहचान है कि बहुत कम हवाएं चलती हैं, शुष्कता पूरे देश में फैल जाती है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पंजाब और हरियाणा में टॉर्नेडो जैसे धूल के अंधड़ या आंधी, इसे यूपी में आंधी कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में कालबाई सखी इसे कहा जाता है। इस प्रकार से धूलिकणों को लेकर के तेज हवाएं चलती हैं। इनको लोग जोड़ करके देखते हैं, जो पश्चिमी जेट स्ट्रीम है उससे जोड़ करके इसको देखा जाता है। हालांकि ये कम समय के लिए चलती हैं, लेकिन कभी कभी ये तेज वर्षा भी अपने साथ लेकर के आ जाती हैं। अब नॉर्वेस्टर, ये जो अभी कालबाई सखी का नाम जो लिया गया पश्चिम बंगाल के संदर्भ में, ये तो छोटा नागपुर के पठार से इसका जन्म होता है, और फिर भी जो पश्चिमी जो हवाएं हैं वो उसको लेकर के अपने साथ चली जाती है बंगाल की ओर। इनसे 50 सेंटीमीटर तक की वर्षा असम में हो जाती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में देखें तो 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा इसके कारण से होती है। तो यहाँ पर तो आप जानते हैं कि चावल और जूट की बहुत फसल पैदा की जाती है, उसको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। भले ही बारिश कम होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा उसको इससे मिल जाता है। केरल और कर्नाटक के तटों तक 25 सेंटीमीटर की वर्षा, और अगर दक्षिण भारत में देखें अंतर तक तो 10 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर देखी जाती है। अच्छा, आपने लू का नाम बहुत सुना होगा। हमारे इस इलाके में लू बहुत चलती है और सब लोग इससे परेशान रहते हैं। ये गर्म प्रकार की हवा है, ये सूखी हवा है, और ये वेस्टर्ली विंड कहते हैं इसको, यानी कि पश्चिम से आने वाली पवन है, पश्चिम से आने वाली हवा है, इसे लू कहा जाता है। और ये मई और जून के महीने में विशेष रूप से चलती है। और अगर कोई बची खुची आर्द्रता इलाके में होती है, उसको भी सोख करके चली जाती है। अब इसके बाद दूसरा अगर मौसम देखें, वो है गर्म आर्द्र मौसम। गर्म आर्द्र से यानी कि वर्षा की बात इसमें लगभग होने वाली है। जैसे तापमान बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा निम्न वायुमंडलीय दाब का क्षेत्र राजस्थान में बन जाता है, और मई के अंत आते आते तो बहुत ज़्यादा निम्न वायुदाब यहाँ पर मिलने लगते हैं, और ये लगभग पूरा गंगा का मैदान इसकी जद में आ जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक यहाँ का वायुमंडलीय दाब गिरता चला जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक तो न्यूनतम पर पहुँच जाता है। अब दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो हम जानते हैं ऊपरी ट्रोपोस्फियर जो एयर स्ट्रीम है उसका भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, और काफ़ी समय तक ये दो धाराओं के रूप में
एक तो अरब सागर की धारा बन करके मानसून की पवनें, और दूसरी बंगाल की खाड़ी की एक धारा के रूप में बह करके आती है। और बंगाल की खाड़ी से जाने वाली जो धारा है वो अपने उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई और बहुत ज़्यादा वर्षा करती है ब्रह्मपुत्र और सूरमा की घाटियों में। चेरापूंजी, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, वो मेघालय के दक्षिण में है, मेघालय के पठार के दक्षिण में है, और ये 1070 सेंटीमीटर की वर्षा है यहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पर होती है। मासिनराम, जिसके बारे में अब फ़िलहाल जो जाना जा रहा है, इससे भी ज़्यादा वर्षा होती है, वो भी इसके बिल्कुल निकट में है, यानी ये वही क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा फ़र्क इसमें नहीं है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ और हिमालय, इस सारे जो बंगाल की खाड़ी की जो धारा है मानसूनी पवनों की, उसको पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत और पाकिस्तान तक लेकर के जाती है, उत्तर की ओर जाने नहीं देती हिमालय की ऊंची पहाड़ियाँ। इससे जो भारत के जो महान मैदान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो मुख्य जो स्रोत है यहाँ के खेती किसानी का, कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मौसम है, बारानी खेती के लिए तो ये प्राणवायु है। इस रूप में आप देख सकते हैं कि ये वर्षा का क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वर्षा। अब जैसे बंगाल की खाड़ी की जो धारा है वो ज़्यादा वर्षा करती है, और जबकि जो हवाएं आती हैं हमारे यहाँ पर अरब सागर से, उनमें इतना ज़्यादा वर्षा का क्षेत्र नहीं देखा जाता। जो दक्षिणी जो ढलानें हैं पठार की, उनमें तो बहुत ज़्यादा वर्षा देखी जाती है। जैसे यहाँ पर हम 1000 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा, जैसे चेरापूंजी 1070 सेंटीमीटर की वर्षा है, शिलोंग में 160 सेंटीमीटर, गुवाहाटी में 67 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये घटती जा रही है, दक्षिण में ये बढ़ रही है। इस प्रकार से वर्षा का वितरण देखें तो देखिए, शिलोंग में 215.5 ये वार्षिक सेंटीमीटर में वर्षा है। कोलकाता में देखें तो 160 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा वर्षा है भाई। इलाहाबाद में अगर हम देखें तो बढ़ती जा रही है, देखिए 106 सेंटीमीटर रह गई। और दिल्ली में देखें तो 67 सेंटीमीटर और कम हो गई है। और बीकानेर में जाएँ, राजस्थान हमारे राज्य में, तो 29 सेंटीमीटर मात्र वर्षा रह गई है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, वर्षा की मात्रा घटती जा रही है। यानी कभी भी ऐसा लगता है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनें अपने पास जितना जल उपलब्ध है उसको खर्च करती हुई आती हैं, और लास्ट में जब राजस्थान तक पहुंचती है तो उनके पास बहुत कम जल राशि बचती है, और उसी को वो हमें दे देती हैं। दक्षिण में अगर हम देखें तो मैंगलोर में 329 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा है। और अहमदाबाद में 74 सेंटीमीटर, और जबलपुर में 146 सेंटीमीटर की वर्षा पाई जाती है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा ही सभी को मिलती है। लेकिन जब देखें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और यूपी का इलाका, पश्चिमी इलाका अगर हम देखें, पश्चिमी मध्य प्रदेश को देखें, तो ये सब इलाके में तो वर्षा कम होती है, 100 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा यहाँ पर हमें मिलेगी। अब बचे हुए हिस्से में अगर देखें तो तटीय तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, और इस प्रकार से इन सभी इलाकों में 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। वर्षा का वितरण में एक बहुत स्पष्ट प्रकार का पैटर्न हमें दिखाई देता है। अब तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण मौसम अगर हम देखें जलवायु के अंतर्गत, वो है शीत शुष्क। ये मौसम शीत भी है और शुष्क भी मौसम है।
इसमें तापमान निम्न मिलते हैं, आसमान साफ रहता है, आर्द्रता बहुत कम पाई जाती है। दक्षिण में देखें तो तापमान अपेक्षाकृत ऊंचे मिलेंगे भाई। वहाँ पर जो सर्दी का जो मौसम है वो उत्तर के बनिस्पत छोटा होता है। जनवरी जो सबसे ठंडा महीना है उसका औसत तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस है पंजाब के मैदान में। और दक्षिण के अगर दक्षिण तमिलनाडु में अगर देखें तो वो है 25.5 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लगभग आधे आधे का फ़र्क है। यानी कि तमिलनाडु के तापमान का आधा तापमान ही पंजाब में मिलता है। नहीं, पंजाब कहीं ज़्यादा ठंडा है तमिलनाडु से। सर्दी के मौसम की बात हो रही है। अब पहले बात हो चुकी है कि हिमालय हमारे उत्तर के महान मैदान को बहुत ठंडी शुष्क ध्रुवीय हवाओं से बचाते हैं। और अगर हम चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखें, उनकी सर्दियों के बारे में जानें, तो उनसे तो कहीं ज़्यादा गर्म हमारी सर्दियां हैं। वो बात अलग है कि हमें अपनी सर्दियां बहुत ज़्यादा ठंडी लगने लग जाती हैं जनवरी के महीने में ख़ास तौर से। लेकिन फिर भी दूसरों से अगर जैसे चीन और यूएसए से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हमें लगेगी नहीं और कम सर्दी का एहसास होना चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। 21 डिग्री सेल्सियस की जो समताप रेखा है जनवरी के मास की, वो देश के मध्य से होकर के गुजर रही है और ताप्ती नदी के एस्चुरी से होकर के महानदी के डेल्टा पूर्व में अगर जाते हैं तो इस प्रकार से दो हिस्सों में बांट देती है। इसी तरह से 17.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान पूरे मध्य और पूर्वी भारत में मिलता है। 15 डिग्री सेल्सियस का तापमान लगभग पूरे राजस्थान में मिलेगा इस समय में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी। और पंजाब में देखें तो ये और तापमान घट जाता है, 12.5 डिग्री सेल्सियस ही हमें मिलेगा। औसत तापमान है जनवरी का। जम्मू और कश्मीर अब आजकल तो ये संघ शासित प्रदेश हो गए हैं, कश्मीर, जम्मू। इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर बहुत कम तापमान इस मौसम में मिलते हैं। बहुत ही कम तापमान हमें इस मौसम में यहाँ पर मिलेंगे। तो ठंडे इलाके हैं और पहाड़ के इलाके हैं, बहुत स्वाभाविक है कि वहाँ पर निम्न प्रकार के तापमान हमें दिखाई दें। अब देखिए जनवरी के महीने में देखा जाए तो श्रीनगर राजधानी है ये कश्मीर की, अब तो यूटी बन गया है, संघ शासित प्रदेश बन गया है। तो वहाँ तापमान जो औसत तापमान है जनवरी का वो 0.3 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ़बारी होती है, वहाँ बर्फ़ जमी रहती है चारों तरफ। और बीकानेर में देखें, अब राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है, तो 15.2 डिग्री सेल्सियस। इलाहाबाद, आजकल प्रयागराज नाम है इनका, वहाँ पर तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस है। और शिलोंग में देखें तो जनवरी के महीने में औसत तापमान होगा 9.7 डिग्री सेल्सियस, ये पाया जाता है। भोपाल में 18.1 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर में 20.4 डिग्री सेल्सियस और त्रिवेंद्रम में अगर देखें तो 26.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तर की ओर बहुत ज़्यादा ठंड के इलाके हैं, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। कश्मीर में और हिमाचल के क्षेत्रों में अगर उच्च पहाड़ियों को अगर हम देखें तो सर्दी के महीने में ये जो मौसम है ये रबी की फसलों का मौसम है। अब दिल्ली में अगर देखें थोड़ी थोड़ी वर्षा यहाँ रबी के मौसम में हो जाती है, मावठ कहते हैं अपने यहाँ पर। तो दिल्ली में जैसे 7.9 सेंटीमीटर की वर्षा हो जाती है, बनारस में 5.8 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। और जम्मू और कश्मीर और ये कुमाऊँ के पहाड़ों में, गढ़वाल में देखें तो यहाँ पर वर्षा के स्थान पर बर्फ़ गिर जाती है, स्नोफॉल कहते हैं।
वो वहाँ पर अपना महत्व रखती है। तो इस प्रकार से 3 मौसम के माध्यम से आज हमने परिचय प्राप्त किया है भारत की जलवायु के बारे में। आगे आने वाली कक्षाओं में हम इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।